हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है, उनकी चर्चा कर लेते हैं और इनकी डिटेल में व्याख्या भी करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी। तो देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है पहली अध्यक्ष महिला अध्यक्ष बनी थी और वो टाइम है 1953 में बनी थी। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो है जनरल असेंबली को जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, और इस संसद की या विश्व की लघु संसद जिसे कहते हैं महासभा को, इसकी अध्यक्ष बनी थी 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित। और ये भी याद रखिएगा, यदि आ जाए यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और पूछा जाता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पे है? मैनहट्टन न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक। और यदि आ जाए यूएनओ की सदस्य संख्या कितनी इस समय, तो 193 है, और 193वां देश बना था आपका दक्षिणी सूडान। यदि आ जाए यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है, तो भाषा दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच, जबकि वहाँ पे 6 भाषाएं हैं वैसे, लेकिन कार्य होता है दो भाषाओं में, अंग्रेजी और फ्रेंच में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, तो आंसर होगा इसका सी। तो देखिए, व्याख्या भी है इसकी। कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष बनी, और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यांडूब की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए। तो देखो, यांडूब की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद। ठीक है, तो अंग्रेज़ों और बर्मा के बीच युद्ध हुआ था, और फिर इसके बाद जो है संधि हुई, और उसमें जो है यांडूब की जो संधि हुई, इसके बाद जो है हस्ताक्षर किए गए। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल में व्याख्या भी देख लेते हैं। तो देखो, यांडूब संधि पर 24 फरवरी 1826 को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, और अंग्रेजियों की ओर से जनरल आर्कबार्ड द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा भारत में आईएएस यानी आईसीएस की परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी। तो देखो, भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा जो है 1950 में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950, जब भारत आपका गणतंत्र बना। ठीक है। और आपको पता है इसका नाम जो है आईएएस जो है सरदार पटेल जी के प्रयासों से किया गया था। तो इसलिए आ जाता है क्वेश्चन कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सरदार पटेल जी को माना जाता है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आंसर होगा बी, 1950। और देखिए, कह रहा है पहली आईएएस परीक्षा 1950 में हुई थी, और यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, जिसे यूपीएससी कहते हैं। और इसका जो है जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, यूपीएससी आयोग जो है दिल्ली में है। और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक है। तो 315 से 322 तक प्रशासनिक सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है, और फिर 324 से आपका निर्वाचन आयोग शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नामग्याल राजवंश का राज भारत के किस राज्य में था। तो देखो, नामग्याल राजवंश का राज जो है भारत के सिक्किम राज्य पर था। और आपको पता है सिक्किम जो है पहले आपका जो है सहराज बना था, और बाद में 22वां राज्य भी बना था सिक्किम जो है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आंसर डी होगा, सिक्किम। तो देखो, नामग्याल राजवंश की स्थापना 1642 में फुतसोंग नामग्याल ने की थी, और स्वतंत्रता के बाद सिक्किम जो है स्वतंत्र राज्य बना, और 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, और भारत का क्या बन गया था, 25वां राज्य बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से
लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो आंसर कह रहा है ए चौरी चौरा, बी आंसर कह रहा है डांडी, सी कह रहा है चंपारण और डी कह रहा है बारदोली। तो देखो आप सबको पता है कि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और इसीलिए आप लोग 9 जनवरी को क्या मनाते? प्रवासी भारतीय दिवस। और गांधी जी का जो है बाद में जो पहला सत्याग्रह सफल था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। और आपको पता है चंपारण में तिनकठिया प्रथा चलती थी, यानी 3/20 भाग पर जो है अंग्रेज नील की खेती कर रहे थे। तो चंपारण के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उसका नेतृत्व जो है संभालने के लिए कहते हैं। फिर गांधी जी जाते हैं चंपारण, और उन्होंने जो है इस चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। और इसी सफल नेतृत्व के कारण ये आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इनको महात्मा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चलिए डिटेल भी देख लेते हैं। तो देखो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई थी? तो उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड एलनबरो। तो डी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो ने फॉरवर्ड पॉलिसी की जो है नीति अपनाई थी। तो देखो लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। और क्या थी फॉरवर्ड पॉलिसी, उसको भी देख लीजिए। तो फॉरवर्ड पॉलिसी जो है विदेशी नीति का हिस्सा होता है, जिसमें विवादित क्षेत्र जो होते हैं उस पर आक्रमण करके या उसका अधिग्रहण करके उसका नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। और आप लोग ये भी याद रखिएगा लॉर्ड एलनबरो के प्रयासों से 1843 में दास प्रथा को भी समाप्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो आंसर कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति और चौरी चौरा की घटना। तो देखो खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी थी कौन सी? तुर्की की क्रांति। तो तुर्की में क्रांति हो गई थी, और आपको पता है कि तुर्की के जो शासक होते थे वो खलीफा कहलाते थे और समूचे इस्लाम जगत के धार्मिक गुरु होते थे। तो वही के एक सरदार थे कमाल पाशा ने उनको गद्दी से हटा करके जो है अधिकार कर लिया था। और ये घटना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। और प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 18 के बीच हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, तुर्की में क्रांति। चलो डिटेल में व्याख्या भी देख लेते हैं। तो तुर्की में क्रांति होगी, तो देखिए अभी हमने बताया कि 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई, और इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। और याद रखिएगा कि यदि आज भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, 1919 में अली बंधुओं ने किया था, जिसका नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और गांधी जी ने भी जो है एक दिन के लिए इसकी अध्यक्षता की थी दिल्ली में जा कर के। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये जो है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया कि बिना जो है रजिस्ट्रेशन के कोई भी समाचार पत्र नहीं जारी कर सकता है, सिर्फ अंग्रेजी पेपर को छोड़ करके। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किस समाचार को प्रतिबंधित किया गया?
तो वो समाचार पत्र था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। कुछ और समाचार पत्र थे जिन पर ये लागू हुआ था, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जिसने जो है रातों रात उसको बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया था। तो वो था जो है समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका, जो किसकी थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की थी। ठीक है, तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो किसके समय आया, लॉर्ड लिटन के समय। कब आया, 1878 ईस्वी में। ठीक है, चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। तो आंसर तो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। तो देखिए, था भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया, और इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। और सोम प्रकाश किसका था, अभी हमने बताया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ठीक है, और किस पर नहीं लागू हुआ, तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो देखो गांधी इरविन समझौता आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, जो सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस कारण जो है कांग्रेस को शामिल करने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच जो है 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच। इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता या इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, और इस समझौते के बाद जो है गांधी जी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, उसको वापस लेने की घोषणा करते, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को भी कांग्रेस तैयार हो जाती है। और आपको पता है कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है गांधी जी को ही भेजा था। तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है गांधी जी किस जहाज़ से गए थे, तो वो जहाज़ का नाम था SS राजपूताना नामक पानी के जहाज़ से गए थे। किस जहाज़ से गए थे, SS राजपूताना नामक पानी के जहाज़ से। पूछा जाता है गांधी जी कहाँ पे ठहरे थे, तो लंदन में वो ठहरे थे किंगसले पैलेस में। किस पैलेस में भैया, किंगसले पैलेस में वो ठहरे थे। ठीक है, और मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो सेंट जेम्स पैलेस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सेंट जेम्स पैलेस में। और इसी समय फ्रैंक मारिस नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी के बारे में कहा था अर्धनग्न फकीर। ठीक है, और जबकि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो व्याख्या है, आंसर ए हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, और इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे, और यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। तभी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। कह रहा है स्वदेश बांधव की स्थापना किसने की थी, तो स्वदेश बांधव एक समिति थी, और ये स्थापना की थी जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था भारत में। और इसके जो संस्थापक थे वो वारीसाल के अध्यापक थे, जिनका नाम था अश्वनी कुमार दत्त। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, तो वारीसाल के अध्यापक थे अश्वनी कुमार दत्त। जब कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय आपको पता है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, और उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अश्वनी कुमार दत्त। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, अश्वनी कुमार दत्त ए आंसर होगा। और कह रहा है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य जो स्वदेशी उत्पाद थे उनके इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का क्या करना, बहिष्कार करना। तो स्वदेशी आंदोलन इसी से संबंधित था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का क्या करिए, बहिष्कार करिए। तो ये वो आंदोलन था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे आज के वीडियो में, और हमने जो है डिटेल में इसकी व्याख्या भी की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।